हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेटा क्लासेस मंडी डबवाली। कल के लेक्चर में हमने किया था कि विकास के कितने प्रकार हैं। ठीक है, कल हमने कितने प्रकार किए थे? विकास के कुल 8 प्रकार किए थे। उन्हीं में से एक विकास को आज हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कल हमने जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्कस किया था तब मैंने आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दिया था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यार हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक जो विकास है उसे हम क्या कहते हैं, मतलब ये किससे रिलेटेड है कि जो संज्ञान शब्द है, हमने कल भी डिस्कस किया था कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम ये कह देते हैं कि हमने नेताजी के संज्ञान में ये लाया या हमारे संज्ञान में ये बात आई, तो मतलब उस संज्ञान शब्द का मतलब क्या, देखो संज्ञान उसमें ज्ञान शब्द है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो शब्द है वो किससे इंटरकनेक्टेड है, हमारा नॉलेज जो वर्ड है उससे इंटरकनेक्टेड है। नॉलेज मतलब हमारा माइंड, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो विकास है हमारी नॉलेज से, हमारे ज्ञान से इंटरकनेक्टेड है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। अब संज्ञानात्मक विकास पे किन किन जनों ने जो है काम किया, ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की है या कर रहे हैं, तो उन्होंने हमेशा इसमें क्या है, जीन पियाजे का नाम ही सुना है। बट ऐसा नहीं है कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास पर अकेले काम करने वाले हैं। हाँ चलो ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि उनका जो नंबर है संज्ञानात्मक विकास में सबसे पहला रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन्हीं का ही नाम लिख देते हैं, किनका, जीन पियाजे का। वैसे इनमें टी जो है साइलेंट रहता है। फिर है, वैसे इन्होंने जो दी थी वो क्या दी थी, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हम इन्होंने जो जो चीजें दी वो भी साथ के साथ लिख लेते हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया वो थे लेव विगोस्की। लेव विगोस्की ने जो दिया था वो दिया था सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। क्या दिया था उन्होंने, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट की डेविड आसुबल। डेविड आसुबल इन्होंने दिया था मॉडर्न कॉग्निटिव डेवलपमेंट। डेविड आसुबल इन्होंने क्या दी थी, मॉडर्न कॉग्निटिव थ्योरी। नेक्स्ट जो है साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने दी थी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, सेम ही, बट इनकी जो स्टेजेस थी वो थोड़ी उनसे जीन पियाजे से अलग थी। इनका नाम था जेरोम ब्रूनर। इन्होंने भी क्या दिया था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सॉरी। इन्होंने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या दी थी, स्टेजेस दी थी। तो अब देखो, जहां मैंने यहाँ पे 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम लिखे हैं, चारों ने ही जो अपने थ्योरीज दी थी या स्टेजेस दी थी, सब में कॉग्निटिव वर्ड क्या है, कॉमन आ रहा है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास पर काम करने वाले जीन पियाजे अकेले नहीं थे, उनके अलावा 3 पर्सन और भी थे जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया है। बट जो फेमस रहे हैं वो रहे हैं जीन पियाजे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं से शुरू होता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास।
तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक। हमारा जो है यहां से ही स्टार्ट होगा। अगर हम बात करें कोग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, हम कहते हैं कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो हमारी नॉलेज से, अब नॉलेज कहाँ पे आती है, हमारे माइंड में आती है, तो कहीं ना कहीं वो कहाँ से कनेक्टेड है, माइंड से कनेक्टेड है, नॉलेज से कनेक्टेड है। तो हम इसके जो नाम है कोग्निटिव डेवलपमेंट की, हम इसको मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ये सभी किसके नाम है, कोग्निटिव डेवलपमेंट के। कौन कौन से, कोग्निटिव डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बोलो क्लियर हुआ। चलो अब है कि अगर हमारे में हम कहते हैं कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो पीक पॉइंट तक पहुंच चुका है, कि मानसिक विकास जो है बच्चे का पूर्ण रूप से विकसित है, तो उसमें कौन कौन सी क्षमताएं हैं, जो कौन कौन सी कैपेसिटीज है, कौन कौन सी कैपेबिलिटीज है जो बच्चे में मिल जाएंगे। हम मतलब चाहते हैं कि अगर बच्चे का मानसिक विकास हो चुका है तो उसमें कौन कौन से गुण जो है वो आ जाएंगे। तो पहले हम वो गुण जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉलोइंग capabilities can be included in mental development, कि मानसिक विकास में ये जो गुण है हम उनको शामिल कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। अगर हम मानसिक रूप से विकसित हैं, मेंटली हम क्या है, प्रिपेयर्ड हैं, तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एबल है। सेकंड है परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण, किसी भी चीज को देखकर एनालाइज करना, उसके बारे में जो है सोच विचार करना। परसेप्शन, इमेजिनेशन, कल्पना, ये तो हम बहुत ही करते हैं किसी भी चीज को लेके। कि सपोज हमारा टेट क्लियर हो गया, इसके बाद क्या है, हम टीचर बन जाएंगे, करते हैं हम सभी इमेजिनेशन। सेकंड है थिंकिंग, पर एचटेट क्लियर करने से पहले हम क्या करते हैं, थिंकिंग, चिंतन करते हैं कि हमें जो अपना एचटेट है वो क्लियर किस तरह से करना है। नेक्स्ट है फिफ्थ मेमोरी, आपने क्या है, चिंतन करना स्टार्ट कर दिया, उस पर काम करना शुरू कर दिया, फिर हम क्या करते हैं, चीजों को याद रखना शुरू करते हैं, स्मृति। ठीक है, ये 5 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए। नेक्स्ट के में आप इसको नोट कर लो, 5 और हैं वो मैं भी नोट करा देती हूँ, करिए नोट। 6 है हमारा कंसेप्ट, प्रत्यय, किसी भी चीज की ओवरव्यू को समझना, जानना। 6th जो हमारा पॉइंट है कंसेप्ट, प्रत्यय। 7th है हमारा ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, किसी चीज को ध्यान से देखना और समझना, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है हमारा 8th पॉइंट लॉजिक, कोई चीज क्यों है, कैसे है, इस चीज को ढूंढना। एनालिसिस, विश्लेषण करना, किसी भी चीज को, किसी भी यूनिट को ब्रेक डाउन करना, फिर उस चीज को यूनिट बाय यूनिट समझना, विश्लेषण।
10th और लास्ट है हमारा सिंथेसिस। जब आपने चीजों को तोड़ लिया है फिर लास्ट में उसको जोड़ना, उसको एज अ कंप्लीट यूनिट कंसोलिडेट करना। तो ये जो 10 गुण हैं ये हमारे मानसिक विकास के क्या है, गुण है। कि जब हम कहते हैं कि हम मानसिक रूप से विकसित हो चुके हैं तो जो ये 10 गुण हैं, जो ये 10 क्षमताएं हैं, ये एक पर्सन में क्या हो जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। कर लिया नोट? चलो ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय जीन पियाजे। सबसे पहले जो जीन पियाजे थे ये कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। वैसे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होने चाहिए कि कौन से जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कहाँ के रहने वाले थे। तो जो जीन पियाजे थे वो कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। और सबसे मेन पॉइंट, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ये आपको पता होना चाहिए कि जो जीन पियाजे हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा सा रीजन है कि इन्होंने बच्चों के ऊपर बहुत फोकस किया। बच्चों, जो भी इनकी खोज थी वो किस पे रहती थी, बच्चों पे रहती थी। ये क्या कहते थे कि जो बच्चे हैं वो, इन्होंने उनको लिटिल साइंटिस्ट का, नन्हे वैज्ञानिक का, और एक नाम वो था, इन्होंने उनको एक्टिव बिल्डर्स के नाम से भी कहा बच्चों को। क्या क्या? एक तो बच्चों को, चिल्ड्रन को इन्होंने लिटिल साइंटिस्ट, नन्हे वैज्ञानिक, एक्टिव बिल्डर्स, सक्रिय निर्माता, ठीक है, एक्टिव कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। 3 नामों से इन्होंने बच्चों को जो है जाना है। तो वो ये कहते थे कि जो बच्चे हैं वो क्या है, नई नई खोजें करते रहते हैं, वो अपने ज्ञान के निर्माता खुद हैं। क्यों? क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जैसे कोई भी बच्चा है वो, उसके लिए हम कोई नया खिलौना लाते हैं, वो उस खिलौने को क्या है, बिल्कुल उसको तोड़ देगा, फिर उसके जो खिलौनों के पार्ट्स हैं उसको क्या करेगा, जोड़ेगा, समझेगा, और लास्ट में क्या है, एक एक पार्ट को जोड़ते हुए वो खिलौने को जोड़ देगा। हालांकि ये पक्का नहीं रहता कि वो खिलौना जो है वो उनसे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, बट अपने लेवल पे बच्चे ने बहुत एफर्ट्स किए उस चीज को डीपली जानने के लिए कि इसका जो पार्ट है इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, ये चीज कैसे कनेक्ट होगी या कैसे। अब इसका एक एग्जांपल हम और भी ले सकते हैं, जैसे आजकल जो चिप्स आते हैं उसके अंदर बच्चों के लिए गेम भी होती है जिसमें क्या है, बच्चों को कुछ ना कुछ जोड़ना होता है, ठीक है, जोड़ के जो है उनका खिलौना बनता है। देखो बच्चे जरूरी नहीं कि इसी तरह के चिप्स खाएंगे या उसी कंपनी के, उनको जो एक्साइटमेंट रहती है वो किस चीज की एक्साइटमेंट रहती है कि उस गिफ्ट जो उसका चिप्स का पैकेट है उसके अंदर जो खिलौना निकलने वाला है वो खिलौने की उनको एक्साइटमेंट रहती है। देखो क्योंकि चिप्स तो उनके और ब्रांड्स के भी हो सकते हैं, बट उनको जो एक्साइटमेंट रहती है वो खिलौने की, वो क्या है, उसके अंदर उनको एक वो भी दिया होता है गाइडलाइन के रूप में, एक छोटा सा पेज जिसपे उनको बताया होता है कि आपने उनको कैसे कैसे जोड़ना है। तो वो क्या करते हैं ना कि चाहे वो अपनी मदर की हेल्प से, अपने सिबलिंग की हेल्प से
चाहे किसी की भी हेल्प से, या ये भी पक्का नहीं होता कि उनसे वो खिलौना जो है जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, बट अपने लेवल पे वो कितनी खोज करते हैं उसे और कितनी एक्साइटेड होते हैं। तो इसी बात को देख के जो जीन पियाजे थे उन्होंने इसी बात पे फोकस किया कि जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान के निर्माता खुद हैं, मतलब कोई ना कोई खोज वो क्या है करते रहते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, नन्हे वैज्ञानिक। अब जीन पियाजे ने क्या कहा था, जीन पियाजे ने ये भी कहा कि एक एडल्ट है, सपोज कोई 18 या 20 इयर्स का कोई एडल्ट है और एक बच्चा है जो 4 इयर्स का है, दोनों जो सोचेंगे, ठीक है, उनका अमाउंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब जितना मैं सोच पा रही हूं उतना 4 साल का बच्चा भी सोच पाएगा। हाँ, बट उनके सोचने के जो टॉपिक है, सोचने का जो प्रकार है वो अलग हो सकता है। अब मैं पीक का टीचर, मैं ये सोचूंगी कि मैं अगर बच्चों को साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ तो मतलब मेरा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके 30 में से साइकोलॉजी में से सभी के 20+ मार्क्स आने चाहिए। जितना मैं सोच रही हूँ उतना एक 4 साल का बच्चा भी सोचेगा। अब 4 साल का बच्चा ये नहीं कह रही वो भी मेरे तरह ही सोचेगा कि मैंने बड़ों की साइकोलॉजी पढ़ानी है और मेरे बच्चों की 25 से ऊपर नहीं, वो अपनी लेवल की थिंकिंग करेगा कि कब मतलब मुझे छुट्टी मिलेगी, मैं खेलूंगा, कब मेरी ट्यूशन की छुट्टी होगी। वो सोचने का प्रकार अलग है, पर जो सोचने की मात्रा है, सोचने का जो अमाउंट है वो हमारा क्या रहेगा, सेम। ठीक है, क्लियर है ये जो इतना हमने डिस्कस किया। चलो अब हम आगे चलते हैं। वैसे जो जीन पियाजे थे उनका जो मेन इंटरेस्ट था वो जीव विज्ञान में था, बायोलॉजी में था, बट जो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट है वो इस तरफ बढ़ता गया और उन्होंने अपनी जो खोजें की वो सारी की सारी बच्चों पे की थी, इसीलिए उनको क्या कहा गया, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी, ठीक है, वो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज देख लेते हैं। उन्होंने अपनी जो ये थ्योरी दी, स्टेजेस दी, उनको हम एक नाम भी देते हैं, नेचर एंड नर्चर थ्योरी। ये हम डिस्कस बाद में करेंगे जब हम अपनी थ्योरी स्टार्ट करेंगे कि इसमें नेचर क्या है, नर्चर क्या है। हिंदी में हम इसे कह देते हैं प्राकृतिक पालन पोषण का सिद्धांत, प्राकृतिक पालन पोषण का सिद्धांत। फिर इन्होंने क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड दिए थे जो हम अभी डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो है इन्होंने दिए थे। थर्ड नंबर पे इनका आता है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, मेटाकॉग्निशन, एंड लास्ट इज, पहले से हिंदी में नोट कर लेते हैं, ज्ञान में ही ज्ञान। लास्ट है जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी, जेनेटिक एपिस्टोमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। ये सारी जो चीजें हैं ये जीन पियाजे के द्वारा दी गई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं कि नेचर एंड नर्चर थ्योरी पे, कि इन्होंने जो नेचर एंड नर्चर थ्योरी दी थी वो क्या थी, किससे संबंधित थी। पहले ये नोटिस कर लो, आज के लेक्चर में क्या है, हम ये सारा कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें जो ये चीजें हैं सारी अच्छे से समझनी, हमें कोई जल्दी नहीं है कि हमने आज के लेक्चर में ही ये सब प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये ऐसी थ्योरी है जिसमें से आपको 1 से 2 नंबर का जो है क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है, 1 से 2 नंबर का। जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचर एंड नर्चर थ्योरी, प्राकृतिक पालन पोषण का सिद्धांत। जो ये जीन पियाजे थे, ये क्या कहते थे कि एक जो मनुष्य है या एक बालक है, एक मानव है, उसमें क्या है, प्रकृति का जो है बहुत बड़ा रोल रहता है कि जो बच्चे हैं उसमें क्या है, अपनी हेरिडिटी, अपने जो जीन है जिसको उसके पेरेंट्स से मिले हैं, उनसे तो वो बहुत कुछ सीखता ही सीखता है। ठीक है, कि जैसे सपोज करो कि किसी के घर में सारे पर्सन्स जो इंटेलिजेंट हैं, तो बच्चा भी क्या है, ऑब्वियसली इंटेलिजेंट बनेगा। कि अगर किसी के घर में सब डॉक्टर्स हैं, आजकल तो चलो इतना नेसेसरी नहीं है, वरना अब तक हम देखते आए थे कि डॉक्टर का बेटा क्या बनता है, डॉक्टर ही बनता है। अगर किसी के घर में ऐसा एनवायरनमेंट है कि वहां पे सब जो है इंग्लिश बोलते हैं, तो बच्चा भी क्या बोलेगा, इंग्लिश ही बोलेगा। तो मतलब जो बच्चे को जीन में मिलता है वो तो उसमें बाय डिफॉल्ट आता है, हेरिडिटी फैक्टर जो हम उसे कह सकते हैं कि वो तो चलो आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो बच्चा है वो नेचर से इंटरेक्ट होके, अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होके भी बहुत कुछ सीखता है। कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, उन्होंने जो मेन जीन पियाजे थे, उन्होंने 3 चीजों पे जो है मेन फोकस किया। कौन कौन से, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट एंड मैच्योरिटी। ठीक है, जीन तो क्या है, जैसे जैसे बच्चे में जो जीन आएंगे वो उसका हेरिडिटी फैक्टर होगा कि अगर सब इंटेलिजेंट है तो बच्चा क्या होगा, इंटेलिजेंट। इसके अलावा जब बच्चा नेचर से, एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट होता है तो वो अपने एनवायरनमेंट से भी बहुत कुछ सीखता है। और जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो उसका मैच्योरिटी लेवल भी क्या है, बढ़ता है। बच्चा क्या होता है, इसका जो इंटेलेक्चुअल पावर है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट इन्होंने मैच्योरिटी को थोड़ा सा लाइट वेट रखा, और जो मेन फोकस था उनका वो किस पे था, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पे। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि जो बच्चा है, विकास है बच्चे का, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या है, प्रोडक्ट है। जोड़ नहीं कह सकते हम यहाँ पे, क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा रहेगा कि नेचर कौन है और नर्चर कौन है। तो हम ऑलमोस्ट क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को हम नेचर कह देते हैं और नर्चर हम हेरिडिटी को कह देते हैं। बट ये गलत है। जो नेचर है वो किससे रहता है, हेरिडिटी से कनेक्ट रहता है, और जो नर्चर वर्ड है वो हमारा किससे रहता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहता है। तो यहां से नाम पड़ा था नेचर एंड नर्चर थ्योरी। क्यों, क्योंकि जीन पियाजे क्या कहते हैं कि जो बच्चे का विकास है वो हेरिडिटी, आनुवंशिकता और पर्यावरण का संयुक्त परिणाम है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये जो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें यहाँ से क्या है, एक नंबर का क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। बट अब हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो हेरिडिटी है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, वो बच्चे पे क्या है, पॉजिटिव। जरूरी तो नहीं ना कि हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट ही डाले। अब किसी के घर में क्या है, बहुत लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो बच्चा भी क्या है, लड़ाई झगड़े ही सीख जाता है, लड़ना सीख जाता है। तो हम इसमें उस चीज को क्या है, नहीं तो नेगेटिव इफेक्ट है, हम को पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि लड़ना क्या है, अच्छी बात नहीं है। बट हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तब सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट की बात करते हैं। हम नेगेटिव को क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड नहीं करते। क्लियर, चाहे वो हेरिडिटी है चाहे वो एनवायरनमेंट है, दोनों क्या है, दो तरह के इफेक्ट बच्चे भी अपने छोड़ते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। बट अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो हमने कौन से इफेक्ट्स लेने हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स लेने हैं, नेगेटिव को हमने क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो यहाँ पे अगर हमसे ये पूछा जाए कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू एनवायरनमेंट डैश हेरिडिटी प्लस मल्टीप्लाई माइनस या नन ऑफ दीज, तो हमने वैसे तो हम ये कह देते हैं कि विकास क्या है कि पर्यावरण और आनुवंशिकता का संयुक्त परिणाम है।
पर यहाँ पे हम प्लस के साइन को नहीं लेते, हम किसके साइन को लेते हैं, प्रोडक्ट के साइन को लेते हैं, गुना के निशान को लेते हैं। ये बात क्या है हमने ध्यान रखनी है। ए चाइल्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो एक बच्चा है वो आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चले अब आगे। ये थी हमारी नेचर एंड नर्चर थ्योरी। अब हम कर रहे हैं कि जो उन्होंने वर्ड्स दिए थे वो हम वर्ड्स डिस्कस करेंगे कि जीन पियाजे ने जो वर्ड्स दिए हैं वो वर्ड्स कौन कौन से थे और उनका मीन क्या है। तो सबसे पहले जो वर्ड उन्होंने दिया था वो था स्कीमा। सेकंड जो वर्ड उन्होंने दिया था स्कीम्स। थर्ड जो वर्ड है एसिमिलेशन। फोर्थ वन इज adaptation. Fifth one is accommodation. Sixth is equilibrium. And seventh and last is unequilibrium. हिंदी में भी लिख देती हूं मैं। स्कीमा, स्कीम्स, एसिमिलेशन को हम बोलते हैं समावेशन, अनुकूलन, अकोमोडेशन को हम बोलते हैं समायोजन, इक्विलिब्रियम को संतुलन, एंड द लास्ट वन इज अनइक्विलिब्रियम, असंतुलन। आज हम इन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और इनको समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे मन के अंदर कोई भी जो डाउट है वो ना रहे। ठीक है, सबसे पहले जो डेफिनेशन है, जो वर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा स्कीमा। स्कीमा की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो मैं इसको एक लाइन में ये कह सकती हूँ कि यूनिट्स एंड ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यूनिट्स एंड ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और हम इसको क्या कह सकते हैं, स्कीमा को हम एक तरह से नॉलेज भी कह सकते हैं। स्कीमा को हम एक तरह से नॉलेज भी कह सकते हैं। अब देखो, हमारा एक ह्यूमन माइंड है जिसमें क्या है, तरह तरह की क्या है चीजें भरी हैं। घर है, जॉब है कि और पढ़ाई अगर हम आगे कर रहे हैं तो हमारा जो माइंड है, माइंड इतना है एक, बट वो अलग अलग किसमें बटा हुआ है, यूनिट में। कि अब मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो मेरा क्या है, माइंड एक यूनिट में बटा हुआ है किसमें, कि अब मेरा जो फुली फोकस है वो किस पे है, आप लोगों को पढ़ाने पे है। तो जो ये इस टाइम पे सिर्फ जो इंफॉर्मेशन है उसकी एक यूनिट की सॉरी एक इकाई की हम बात करें, एक ब्लॉक की बात करें तो वो क्या है, स्कीमा। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम स्कीम्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब ये स्कीम्स क्या होती हैं, ये वर्ड तो क्या है, हम इस वर्ड से तो बहुत भली भांति परिचित हैं, बहुत अच्छे से वेल नोन है हम इस वर्ड के बारे में कि हम कहते हैं कि यार तुमने कोई स्कीम लगाई क्या पेपर की,
तुम्हारे क्या स्कीम है, क्या अपन क्या कैसे तैयारी करनी है स्टेट की। स्कीम्स क्या है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारे द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं, जो कोशिश की जाती है, वो क्या है हमारी स्कीम्स। टू डू एनी वर्क वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर विच आर नोन एज स्कीम्स। ज्ञान को हासिल करने के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्कीम। अब पहले क्या था, मैंने एक स्कीम लगाई कि भाई मैंने अकेले नहीं पढ़ना है, मुझे स्टेट क्लियर करना है। पर मैं क्या करती हूँ, मैं पढ़ने लगती हूँ तो मुझे लगता है यार मेरा तो मैथ क्या है, वीक है, मैं तो मैथ में पीछे रह जाऊंगी, मैं ये स्कीम फेल होगी। मैंने दूसरी स्कीम लगाई, मैंने अपने फ्रेंड के पास गई कि यार आपा दोनों जो है, आपा दोनों तैयारी करते हैं, आपा मतलब तेरा मैथ अच्छा है, मेरी साइकोलॉजी भी अच्छी है, मेरी हिंदी भी अच्छी है, मेरी इंग्लिश भी अच्छी है, मैं तुझे क्या है 3 सब्जेक्ट करा दूंगी, बदले में तुम्हें क्या करानी है, तुम्हें मुझे मैथ्स करानी है और रीजनिंग करानी है। तो यहाँ पे जो मेरा लक्ष्य था वो क्या था, स्टेट क्लियर करना। उसको पाने के लिए मैंने क्या किए, प्रयास किए। पहली स्कीम फेल होगी तो मैंने क्या लगाई, दूसरी स्कीम लगाई। तो किसी भी ज्ञान को हासिल करने के लिए जो मैं प्रयास करती हूँ वो मेरे क्या कहलाते हैं, स्कीम्स। ज्ञान को हासिल करने के लिए किए गए प्रयास। अब हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्कीमा एंड स्कीम्स। ये देखो, ये क्या है, मेरा ह्यूमन माइंड है, वैसे इसकी स्ट्रक्चर ये नहीं होती, बट अब इसमें क्या है, छोटी छोटी यूनिट्स बनी हुई हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो एक यूनिट या एक सिंगल ब्लॉक क्या कहलाता है, स्कीमा। क्या कहलाएगा, स्कीमा। और ये पूरा का पूरा जो है बॉक्स, ये क्या कहलाता है, स्कीम्स। क्या कहलाएगा, स्कीम्स। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, स्कीमा एंड स्कीम्स। अब हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा है वर्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, ये क्या कहलाता है, समावेशन, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज कोऑर्डिनेटिंग प्रीवियस नॉलेज विथ करंट नॉलेज। इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेटिंग previous knowledge with new knowledge। अब हम इस कंसेप्ट को समझते हैं। चलो, क्या था कि एसिमिलेशन क्या है, अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मैं कहीं जा रही हूँ और मेरे साथ मेरी नीस, मेरी भतीजी है, तो वो मुझसे पूछती है कि बुआ कि अभी अभी यहाँ से कोई चीज टपकी गई थी, गुजर के गई, तो ठीक है उसका क्या नाम है। तो मैंने उसको बताया कि जो ब्लैक कलर की चीज अभी यहाँ से क्रॉस हुई है, हम उसे डॉग, कुत्ता कहते हैं, ठीक है, जिसकी क्या है, 4 टांगे हैं, 1 पूंछ है और 2 आंखें हैं। चलो ठीक है। फिर क्या हुआ, सडनली उसके पास से एक और जानवर गुजरता है, तो वो उसको भी क्या करती है, डॉग। बट फिर मैंने उसको कहा कि हर वो चीज जिसकी 4 टांगे 2 आंखें हैं वो डॉग नहीं होती, वो कुत्ता नहीं होते। मैंने उसे एक्सप्लेन किया कि इस जो जानवर है इसको हम कैट, बिल्ली कहते हैं। तो क्या था, उसने अपने पुराने ज्ञान जो क्या था, डॉग, और उसको पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ उसने जोड़ा। अब उसे समझ में आया कि जो हर वो चीज जिसकी 4 टांगे, 1 पूंछ, 2 आंखें हैं, वो कुत्ता नहीं होती, वो कुछ और भी हो सकती है।
चलो एक एग्जांपल हमने ये कर दिया कि आज से पहले अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे जो वॉच, जो रिस्ट वॉच चलती थी वो कैसी होती थी, थोड़ी सी वही एक बैंड सॉरी पट्टा है, ठीक है, और वही जो पिंस वाली है, 3 सुइयां है वो। बट आजकल देखो स्मार्ट वॉच आ गई, तो मैं स्मार्ट वॉच लेके आती हूँ और क्या है, मेरी जो स्मार्ट वॉच है वो मेरे फोन के साथ कनेक्टेड है, मेरा फोन मुझसे कुछ डिस्टेंस पे पड़ा है, बट मैं अपनी वॉच पे देखती हूँ और मुझे पता चल जाता है कि क्या है, किसका फोन आ रहा है। मैं यहाँ से ही क्या कर देती हूँ, फोन को काट देती हूँ, डिक्लाइन कर देती हूँ कॉल। तो मम्मी मुझसे पूछती है कि ये क्या, तुम्हारा फोन तो तुम्हारे पास था ही नहीं, तो तुमने कॉल को डिक्लाइन कैसे किया, तुमने कॉल को कट कैसे किया। तो मैंने मम्मी को बताया कि जो मैंने पहनी हुई है, जो रिस्ट वॉच मैंने पहनी हुई है, इसे हम स्मार्ट वॉच कहते हैं। ये आपके जमाने की तरह पुरानी घड़ी नहीं है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की और लेटेस्ट फीचर्स इसमें है। इसमें हम कॉल को रिसीव कर सकते हैं, कॉल को काट सकते हैं, किसने मुझे व्हाट्सएप किया, मैं सारी जो मेरे फोन में ऐप है मैं उस पर चला सकती हूँ। तब क्या हुआ, मेरी मदर ने अपनी नॉलेज में क्या किया, एसिमुलेशन किया कि उन्होंने अपने पहले वाले ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा कि भाई वाह, पहले की तो जो घड़ियां होती थी उनमें तो ये फीचर्स नहीं थे, आजकल की घड़ियों में तो बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स है, ठीक है। चलो थर्ड एग्जांपल में आपको इसका दूं कि पहले जो ईयरफोन आते थे उसमें हमने देखा कि मेरे जो पापा हैं उनको ईयरफोन के बारे में सिर्फ एक ही चीज पता है, क्या कि वायर्ड ईयरफोन होते हैं जो फोन से कनेक्टेड होते हैं और हम कान में जो है उससे आवाज उसकी सुन सकते हैं। बट सडनली क्या है, मेरा ब्रदर आता है, उसने एयरपोर्ट लगाए हुए हैं और वो बात करता चला जा रहा है, तो पापा हैरान होते हैं कि ये क्या, इसने तो ईयरफोन भी नहीं लगा रखे, इसके हाथ में फोन भी नहीं है, तो ये बात कैसे कर रहा है। तो मैंने पापा को समझाया कि पापा की टेक्नोलॉजी जो है बहुत फास्ट हो चुकी है, अब बिना वायर के भी क्या आते हैं, ईयरफोन आते हैं, ठीक है। अगर फोन पॉकेट में है या थोड़ी सी डिस्टेंस में है, मतलब रेंज को कवर कर पा रहा है, तो डिस्टेंस पे है, तो ये जो वायरलेस ईयरफोन है हम इसको कान पे लगा के कैसे भी फ्रीली बात हम कर सकते हैं। तो इस केस में भी मेरे फादर ने जो किया है वो क्या किया है, एसिमुलेशन किया है, अपने पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ा है कि जरूरी नहीं कि ईयरफोन जो होते हैं वो वायर्ड ही हो, अब वायरलेस ईयरफोन भी आ चुके हैं। तो ये तो 3 एग्जांपल मैंने दिए। आई होप आपको एसिमुलेशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एसिमुलेशन क्या चीज है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एडेप्टेशन की, अनुकूलन की, कि एडेप्टेशन का क्या कंसेप्ट है। तो एडेप्टेशन क्या कहता है कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना क्या है, अनुकूलन है। To adapt oneself according to one's environment is known as adaptation. वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, एडजस्टमेंट हम जिसको कह सकते हैं, कि जैसे हमने देखा कि बहुत बुरा समय जो है इंडिया में आया, कोविड का एक तरह से महामारी ही है जिसने भयंकर रूप जो है धारण किया था। तो लोगों को क्या कर दिया, घर में बंद कर दिया, लोगों ने फास्ट फूड खाना छोड़ दिया, लोगों ने क्या किया, घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया। तो इस केस में लोगों ने क्या किया, अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाला कि अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो इसमें क्या है, हमारी भलाई है। तो लोगों ने अपने आप को क्या किया, वातावरण के अनुकूल चेंज किया, अपने आप को क्या है, वातावरण के अनुसार ढाला। तो ये जो मुझे लगा एडेप्टेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आज के टाइम में। अब हम नेक्स्ट चीज जो कर रहे हैं, अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन क्या है, एकोमोडेशन जो है, वैसे ना कई बुक्स में आपको जो एडेप्टेशन के ही पार्ट मिलेंगे, एसिमुलेशन और अकोमोडेशन, बट यहाँ पे मैंने इनको एज अ पार्ट में डिस्कस करते हुए एक एक वर्ड जो है हम उसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं अकोमोडेशन की, समायोजन की। समायोजन क्या है कि जब बच्चा
अपने पुराने स्कीमा में, अपनी पुरानी नॉलेज में परिवर्तन करके क्या कर देता है, नई स्कीमा ऐड करता है, कुछ न्यू नॉलेज ऐड करता है। ठीक है, अब जैसे हम बात करें फिर से छोटे बच्चे की, क्योंकि जीन पियाजे ने जो फोकस किया है वो इस पे क्या है, बच्चों पे ही किया है। तो क्या है, मेरी नीड्स को मैंने बताया कि वो देखो जो चीज उड़ रही है उसे हम चिड़िया कहते हैं। ठीक है, तो उसने अपने मन में एक स्कीमा बना ली, एक नॉलेज उसने अपने माइंड में बिठा ली, क्या कि जो चीज उड़ रही है वो क्या है, चिड़िया है। थोड़ी देर बाद वो क्या देखती है कि एरोप्लेन जो है वो जा रहा है, तो वो मुझे कहती है कि वो देखो चिड़िया जा रही है। तब मैंने उसे समझाया कि जो चीज यहाँ से उड़ती हुई जा रही थी वो चिड़िया नहीं थी, उसे हम क्या कहते हैं, एरोप्लेन, हवाई जहाज कहते हैं। तो उस केस में उस गुड़िया ने क्या किया है, अपनी पुरानी स्कीमा, अपनी पुरानी नॉलेज को क्या किया है, चेंज किया और एक न्यू जो है स्कीमा बनाया है, न्यू नॉलेज बनाई है कि हर उड़ती चीज चिड़िया नहीं होती। तो इस केस में क्या है, देखो अब आप कहोगे कि मैडम फिर इसमें और इसमें क्या फर्क है। देखो यहाँ पे तो कैटेगरी तो वही थी ना, जीव जंतुओं की थी, कुत्ता कुत्ते की जगह क्या आ गया, बिल्ली। पर यहाँ पे तो कैटेगरी ही चेंज होगी, कहाँ तो जीव जंतु की बात चल रही थी और कहाँ पे एक न्यू टेक्नोलॉजी की ही बात होने लगी। तो एकोमोडेशन क्या है कि न्यू जो अपना पुराना ज्ञान है उसमें परिवर्तन कर, चेंज कर नए ज्ञान को जन्म देना। इसमें तो हम क्या थे, ज्ञान को जोड़ते थे, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ। बट इसमें क्या है, पुराने स्कीमा में परिवर्तन कर हम क्या करते हैं, बिल्कुल नया स्कीमा ही उत्पन्न कर देते हैं। तो वो क्या है, हमारा अकोमोडेशन है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं इक्विलिब्रियम, संतुलन जिसे हम कहते हैं। देखो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है और वही चीज जब मैं सामने ऑब्जर्व करती हूँ तो दोनों के बीच में एक बैलेंस बैठ जाता है। तो उस टाइम में क्या हो, इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। और इससे अपोजिट जब मेरे माइंड में कुछ है बट सामने वाली चीज कुछ है, तो मैं क्या हूँ, एक अनइक्विलिब्रियम स्टेट में हूँ। कि जैसे सपोज करो, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अपनी मदर का स्मार्ट वॉच वाला आपको किस्सा सुनाया, तो उसके थ्रू समझाती हूँ आपको कि पहले क्या था कि मम्मी को पता था कि जो रिस्ट वॉच है वो ऐसी होती है। तब मदर क्या थी, इक्विलिब्रियम स्टेट में थी। उनके माइंड में जो रिस्ट को लेके वो जो एक धारणा बनी हुई थी वही थी, क्योंकि रिस्ट वॉच उनके टाइम में जो वो मानते थे और उन्होंने वही देखी थी। तब वो कौन सी स्टेट में थे, इक्विलिब्रियम स्टेट में। बट एक न्यू सिचुएशन आई, उन्होंने मुझे जो स्मार्ट बैंड पहने हुए देखा, न्यू सिचुएशन ने आते उनको किस स्टेट में ला दिया, अनइक्विलिब्रियम। क्योंकि उन्होंने रिस्ट वॉच की जो धारणा बनाई हुई थी वो उनकी इस धारणा से क्या है, इस कंसेप्ट से मैच ही नहीं हुई। तो मदर किस में चलेगी, असंतुलन में चलेगी, अनइक्विलिब्रियम में। फिर मैंने उनको समझाया तो वो फिर से किस में आ गई, इक्विलिब्रियम में। तो संतुलन क्या है, जब हमारे मस्तिष्क माइंड में जो चल रहा है और सामने ही वही हमें सिचुएशन मिल जाती है, दैट मींस वी आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इफ वी फाउंड मिसमैच बिटवीन दोज कंसेप्ट्स, कि मैंने तो सोचा था कि रिस्ट वॉच ऐसी होती है, पर मैंने किसी और को पहने हुए देखा स्मार्ट वॉच, तो मेरे जो स्टेट थी वो अनइक्विलिब्रियम में आ गई। कि मेरी धारणा तो ये थी कि रिस्ट वॉच ऐसी होती है, पर इसने जो पहन रखी है वो तो मेरी धारणा से अलग है। तो ये क्या है, अनइक्विलिब्रियम की स्टेज है। तो यहाँ पे हमने जो जीन पियाजे ने 6-7 वर्ड्स दिए थे, हमने वो डिस्कस किए हैं कि किस वर्ड में क्या क्या है। यहाँ से हमें 1 नंबर में क्वेश्चन जो है जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो कल जो हम करेंगे, कल का हमारा टॉपिक रहेगा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और जो 2 वर्ड्स अभी हमारे और डिस्कस करने रह गए हैं, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना इनफ है।